हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। गाइस, मेरे साथ है डॉक्टर आविरल, बीएमएस 2017 बैच, जो कि मेरे बैचमेट ही हैं। और मैं आविरल से काफ़ी पहले मिला था। आविरल का मतलब बहुत टाइम से मैं यूट्यूब देख रहा था। ऑलमोस्ट 45 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं और अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर हैं बायोलॉजी के। तो काफ़ी टाइम से मेरा प्लान हो रहा था कि मैं आविरल से पॉडकास्ट करूँ। थैंक यू सो मच आविरल, मेरे पॉडकास्ट पाने के लिए। थैंक्स डॉक्टर शहजाद फॉर इनविटेशन। बड़ा अच्छा लगा। हम लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे थे सारी चीजें, और अब जैसे चीजें पॉसिबल हैं तो होपफुली हम लोग सारी चीजें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको हमसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पक्का मिलेगी। ऐसे तो आविरल, डॉक्टर आविरल, मैं आपकी जर्नी शुरुआत करता हूँ बीएमएस से, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है। लाइक कि पहले बीएमएस, फिर यूट्यूब, फिर अनअकैडमी, फिर फाउंडर ऑफ पुरुद्रा अकेडमी। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बीएमएस। आपने बीएमएस क्या सोच के चूज करा था, और बीएमएस में आप क्या करियर सोचते हैं? को बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें थोड़ी थोड़ी लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सारे के सारे सबने एग्जामिनेशन, कुछ लोग ड्रॉपर्स होंगे, कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एक मतलब 2016 की बात आई थी, ठीक है? तब की मैं जैसे कि नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है 12th करने के बाद। पहले तो फिलहाल मैं बताऊं, मैं बेसिकली पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उसमें हमारे में जैसे होता है कि 12th के बाद अब्रॉड का बहुत ज्यादा फैशन है कि मतलब बच्चे हमारे में ना ये होता है कि पढ़ाई के 12th के बाद आगे फॉरेन स्टडीज के लिए चले जाते हैं, कनाडा वगैरह। तो जब मेरी 12th हुई थी, उसके बाद मैंने आइल्स का एग्जामिनेशन होता है, उसकी प्रिपरेशन करी थी। ये शायद किसी को आज तक मैंने बताई भी नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, जब आइल्स का एग्जामिनेशन दिया था लगभग मेरे 6.5 बैंड आए थे। फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं नहीं जा पाया, और कुछ भी इश्यूज थे, ठीक है, पर्सनल इश्यूज थे। उसके बाद सारे जो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल में सब लोग होते हैं, वो प्लान कर रहे थे कि ड्रॉप करेंगे। तो मैं भी लगभग जुलाई के आसपास मैंने भी प्लान करा कि मैं भी एक ईयर ड्रॉप करता हूँ और अपनी किस्मत आजमाते हैं। और हम भी आजमाने निकल गए कोटा, ठीक है? तो हम गए जैसे कोटा। चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी होता है ना कि जैसे एक होता है कि हाँ, बड़ा शार्प स्टूडेंट है, बढ़िया, लगभग मेरे कितना 78 70 लगभग इतना, मतलब नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं थी 12th में, और इतना ज़्यादा पढ़ाई से वो भी नहीं था, बट किस्मत, हो सकता है कि चीज़ें मोल्ड अप करना होती हैं, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ इंसान चला जाता है। सही बात है। तो कोटा गया मैं, वहाँ गया तो 15-20 दिन मैं वहाँ रहा, ठीक है? उसके बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे को जॉन्डिस वगैरह हो गया था और काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, और इतने सारे बच्चे वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, ये देख के ना थोड़ा-सा डिमोटिवेशन कुछ ज़्यादा हो गया था। हाँ, तो सही क्योंकि बात। उससे पहले आप देखो ना, हमारे स्कूल्स वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का, लेकिन हमने जो एक्सपोज़र मुझे वहाँ जाके मिला, मैंने एक अलग ही दुनिया देखी थी कोटा में, कि मतलब वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं। तो मेरी काफ़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, और फिर मेरे फादर ने कहा कि तू आ जा, मैं आ गया। तो बेसिकली मैं रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं यहाँ आया, फिर मेरा 15-20 दिन, मैं लगभग 20 दिन मेरा बेड रेस्ट रहा था। तो उसके बाद अब लगभग जुलाई भी पूरा निकल गया था। अब क्या करते हैं, अब्रॉड हम जा नहीं रहे थे। तो मैंने ऐसे ही गूगल में बैठे-बैठे सर्च करा कि नीट कोचिंग नियर मी, ठीक है? तो हमारे यहीं पे थोड़ी-सी दूर एक जगह पड़ती है हल्द्वानी। तो मैं वहाँ चला गया, ठीक है? तो कहानी कुछ वहाँ से स्टार्ट होती है इन सब चीज़ों की। जब मैं वहाँ गया तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए शहज़ाद कि अगस्त वग़ैरह बिल्कुल एंडिंग पे था, वहाँ पे गए तो जो भी होता है नॉर्मल कोचिंग में बात-वात करी, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बोली कि हम पूरा सिलेबस करा देंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकलॉग रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें काइनेमेटिक्स सबसे मेजर पोर्शन होता है, और जितने जी। भी व्यूअर्स हमारे भी होंगे वो भी अभी फेस कर रहे होंगे कि 11th की फिज़िक्स, और वो भी स्टार्टिंग वाली जो फिज़िक्स है ना, काइनेमेटिक्स, ये रोटेशन मोशन, ये एक बड़ा टफ चीज़ पड़ जाती है। तो सही बात। वो सब चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम वहाँ गए, वहाँ और पे बात की। पूरे तो कहते हैं कि हम सब करा देंगे, इस टाइम में होता है ना। हाँ, हाँ, बस वही चीज़ें थी, वो फेक होप, फेक चीज़ें, मतलब ठीक है, जो भी है। अब हमारी भी गलती थी कि हम थोड़ा-सा लेट पहुँचे थे वहाँ पे, और चीज़ें ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रोमिसेस करे, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, और धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, सितंबर, अक्टूबर आ गया, और मानेंगे नहीं, मैंने स्टार्ट करा था वहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर से फिज़िक्स, और हुँ। मेरे को फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक आधी से ज़्यादा हो चुकी थी। चलो बायोलॉजी का तो ये है कि देखो एक बार इंसान खुद भी अगर थोड़ा एफर्ट मारे तो कर सकता है। तो चीज़ें अच्छा। बहुत बिगड़ चुकी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस समय यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट नहीं होता था। उस समय कहाँ हुँ, इतना कंटेंट होता था। सही बात है। तो उस टाइम तो एक ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन
यही ज्यादा, मतलब ऑफलाइन में हाँ ही जी, लोग, हाँ किसी को पता ही नहीं था कुछ ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, वही ये तो मतलब यही चीजें। लॉकडाउन ने एकदम चेंज करा ना, तो ऑनलाइन जब आना शुरू हुआ है। बस, बस, बस। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और फिर मैंने उस समय, जैसे मेरे को याद है आज, ह्यूमन डाइजेशन करके चैप्टर है ना अपनी बायोलॉजी में 11th क्लास में, मैंने वो सर्च करा, तो मुझे, आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र सर, ठीक है, उनकी हम्म। वीडियो मिली। और उस समय मेरे ख्याल से उनका भी उसके अराउंड ही, मतलब उन्होंने स्टार्ट करा था उसी के अराउंड, और वो भी पूरे लेक्चर्स नहीं डालते थे। तो मैंने उनसे क्लासेस अटेंड करी, ठीक है, मतलब वही एक पूरा चैप्टर नहीं था, थोड़ा-थोड़ा उस समय लेक्चर्स होते थे, मतलब कुछ-कुछ चैप्टर्स वो पढ़ाते थे, तो वो करा, तो बायोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो बस वही नॉर्मल जैसे सब लोग करते हैं, हमने भी वही गलती करी कि फिजिक्स को और केमिस्ट्री को साइड करके बायोलॉजी पे पूरा ध्यान दिया। पूरा साल हो गया, एग्जामिनेशन देने गए। अब जब एग्जामिनेशन दे, ऑब्वियस सी बात है, देखो नीट का एग्जामिनेशन आप भी समझ सकते हैं, कोई मजाक नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट में बहुत-बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बस फिर क्या था, अपना स्कोर इतना नहीं आ पाया कि अपने एक एमबीबीएस कॉलेज ले पाएँ। फिर काफ़ी चीज़ें रहीं, डिस्कशन हुआ, तो मेरे फादर ने मेरे को रिकमेंड करा दैट कि आप बीएमएस के लिए जाइए। तो उसी साल फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ड्रॉप के बाद मैंने बीएमएस के लिए अप्लाई कर दिया और कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। और लेकिन ये था कि बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था, मतलब अच्छी खासी डीप नॉलेज मैंने गैदर कर ली थी। और मैं सही बताऊँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने एफर्ट भी नहीं मारे उस समय। मैं समझता हूँ कि उस समय एफर्ट दे दिए होते तो चीज़ें और कुछ होती, लेकिन इंटरेस्ट वाली बात भी होती है। लेकिन बायोलॉजी में तब से इंटरेस्ट आज तक नहीं गया। फिर ऐसे करके मैं बीएमएस में गया, ठीक है। अविरल, आपने अपनी बीएमएस तक आने तक जर्नी बता दी है कि आपने नीट से बीएमएस तक कैसे आए, और लाइक कि आपके साथ क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए, बीमारी हुई, और आपको इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपने ध्यान भी नहीं दिया, और आपने ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं लिया, उसके बाद तुरंत ही बीएमएस जॉइन कर लिया, राइट? तो अब हम करते हैं बीएमएस की बात, की बीएमएस का स्कोप क्या है? अगर तुम बीएमएस में आए तो कुछ सोच समझ के आओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने बीएमएस में एडमिशन दिलवाया है ना? तो उसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे थे अपना? एक्चुअली जब हमने इसके बारे में रिसर्च करी, मतलब मेरे फादर और सब में काफ़ी नोन भी हैं जो बीएमएस कर रहे हैं। तो बीएमएस के बारे में बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद, देखा जाए तो स्कोप की अगर मैं बात करूँ, देखिए अब तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो मेरा लगभग सब चीज़ें एंड भी हो चुकी हैं, तो अब तो मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स दे सकता हूँ इसके ऊपर। तो एक्चुअली 5.5 साल का कोर्स होता है, आपको पता ही है, ठीक है? जिसमें 4.5 साल की 4.5 ईयर की आपकी एकेडमिक्स होती है, उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप वगैरह रहती है। तो बीएमएस में अगर मैं बात करूँ तो आपके जैसे जो सब्जेक्ट्स एमबीबीएस में होते हैं, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब आपका इंक्लूड रहेगा। और इसमें ये होता है कि आपको थोड़ा-सा आयुर्वेदा आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों चीज़ों पे कंसर्न करना पड़ता है। अब मुद्दा ये आता है, जो बच्चे सोचते हैं कि बीएमएस में जाएँगे आप लोग और हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? काफ़ी ये भी होता है, मैं देखता हूँ कि ऐसा भी बच्चे सोचते हैं। वगैरह। हाँ, नहीं, ये चीज़ तो आप मान के चलिए, अगर आप देखिए, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अगर आप बीएमएस में जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको हिंदी में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आपको आप हिंदी को इग्नोर या संस्कृत को, देखो फर्स्ट ईयर में तो संस्कृत आपका एज़ अ सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद आपके जैसे श्लोक्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको बिल्कुल पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? याद करने पड़ते हैं, अगर आपको अच्छे नंबर भी चाहिए, क्योंकि विदाउट श्लोक रेफरेंस आपको उसमें स्कोर भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ तो मैं, व्यूअर्स जो भी देखेंगे इस वीडियो को, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको क्या कहते हैं, हिंदी और संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप बीएमएस जैसे करते हैं, बीएमएस के बाद क्या-क्या चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप एमडी और एमएस दोनों कर सकते हैं, ठीक है? पीजी का पेपर होता है। और इसमें अगर मैं ये बात करूँ कि गर्ल्स के लिए, ठीक है? गर्ल्स के लिए जैसे इसमें होता है, आप गर्ल्स जो होती है वो एमएस कर सकती हैं, ठीक है? गायनी में, लेकिन इसमें ये होता है कि आप 100% अपने मतलब इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है? जो मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सर्जरी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि आप जैसे बीएमएस करके एमएस करेंगे तो आप इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें रन कर पाएँगे, बट ऐसा नहीं होता। आप अंडर द मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर, उनके साथ मतलब उनकी गाइडेंस में ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? आप इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें नहीं कर सकते। और सर्जरी भी जो अगर हम लोग बात करते हैं, आप एमएस भी करते हैं ना, तो सर्जरी भी लिमिटेड होती है, ठीक है? ये भी चीज़ ऑप्शन रहता है, बट वही मैं बात करूँ कि अगर स्कोप की, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप लोग देखेंगे एमडी कर सकते हैं, चाहे आप देखेंगे फीमेल जैसे एमडी कर सकती हैं गायनी में, और मेल्स में भी जनरल फिजिशियन, ये सारी जैसे आपकी एमबीबीएस में होती है ना, सारी ब्रांचेज़ आपको बीएमएस में भी मिलेगी। एमडी, एमएस दोनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिमिटेशंस होती हैं।
और आजकल तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आयुर्वेदा में, यूनानी में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और इवन एम्स के लेवल पे आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खोल रही है और यूनानी इंस्टीट्यूट खोला। जैसे हमारे गाजियाबाद में भी यूनानी इंस्टीट्यूट खुला है, एक आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खुला है दिल्ली में, एम्स के दर्जे पे, लाइक कि उन्हें भी दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, जैसे आविरल ने बताया ये काफ़ी अच्छा फ्यूचर है और जैसे मेरे आस-पास के लोग कर रहे हैं, मैंने काफ़ी लोग गाइड किया इस चीज़ों में और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। नहीं, ये चीज़ है, आप अगर आज की डेट में किसी से भी ये कहेंगे ना कि आयुर्वेदिक दवाई है, देखो इसमें मेडिसिन का बहुत अच्छा है, अगर कोई बीएमएस करके मेडिसिन फील्ड में जाता है, अपनी कोई भी मेडिसिन वगैरह पेटेंट वगैरह करवाता है, तो हमने देखे हैं काफ़ी सीनियर्स वगैरह उनसे उनको देख ही रहे हैं चीज़ें, तो इसमें ये बहुत अच्छा है कि लोगों को एक ट्रस्ट बहुत है आयुर्वेदा में, जो कि कम नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्रास्टिकली बढ़ रहा है लोगों का, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी से भी आप ये कहते हैं ना कि यार ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप ले लीजिए, तो उसके अंदर ये तो रहता है कि यार चल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर इससे सही नहीं हुआ तो कुछ खराब भी नहीं होगा। ये जो नुकसान ट्रस्ट है ना, नहीं ये होगा। बहुत सही इम्पोर्टेंट है। बात। तो अगर मैं देखूँ ना कि जैसे आप पतंजलि देख लीजिए, पतंजलि आप देख लीजिए और भी जितने हिमालयन वगैरह हो गए, तो ये जो एक मतलब ट्रस्ट है ना आयुर्वेदा का, जिसकी वजह से क्या है डिमांड बहुत है। आज की डेट में आप जाएँगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली टू मतलब जो लास्ट 10, 15, 20 साल है, अब जाके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? पहले लोग बीडीएस को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। आप अगर देखेंगे एमबीबीएस के बाद बीडीएस को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करा जाता था। बट आज की डेट में जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और लोगों एग्ज़ैक्टली। का एमबीबीएस के बाद बीएमएस और बीओएमएस और ये अब हाँ, आई थिंक हाँ, बीडीएस बिल्कुल। तो लोअर पे आ गया, सबसे लोअर पे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें यही है ना, देखिए सबसे पहली बात कि बीडीएस थोड़ा-सा सैचुरेटेड फ़ील्ड भी आ गया, ठीक है? जॉब भी नहीं है सैचुरेटेड उसमें, फ़ील्ड मतलब इंडिया में तो काफ़ी मतलब जॉब तो है ही नहीं उसमें। जॉब हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? लेकिन ये है कि बीएमएस वगैरह या आयुष कोर्सेज़ आप करते हैं, तो एक लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट और पॉज़िटिव फैक्टर है बीएमएस के लिए। तो कोई भी अगर बीएमएस के लिए भी जा रहा है, हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आपको हिंदी, संस्कृत वगैरह डील करनी पड़ेगी, बट अगर फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप लोग टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है? अच्छी खासी सैलरी में जो प्रोफ़ेसर्स वगैरह होते हैं, अच्छी खासी सैलरी वगैरह लेते हैं और काफ़ी अच्छा फील्ड है और वाइड फील्ड है, वाइड स्कोप। एग्ज़ैक्टली। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो बीएमएस करने के बाद काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मतलब उनकी सैलरी 1 से 2 लाख तक की अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं वो, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और दूसरा ये भी है ना हाँ जी। बीएमएस वाला मतलब मैंने देखा इंडिविजुअली काम अच्छे से क्लिनिक पे बहुत अच्छा उनका रहता है, बहुत सही सा। और आप ये मान के चलिए देखिए डिपेंड भी करता है इंसान पे कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका हाथ अच्छा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आप सामने वाले को अच्छे से मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई डॉक्टर चाहे कोई भी हो, पहला जो दवाई होती है ना, वो डॉक्टर का बोलना होता है। आधा जो पेशेंट होता है ना, वो डॉक्टर के बोलने से, वो डॉक्टर के ट्रीट करने के तरीके से सही हो जाता है। अगर आपके पास वो है, ऊपर से आयुर्वेदा का इतना ट्रस्ट जो लोगों में है, उसकी वजह से जो बीएमएस का स्कोप है, मैं वही कह रहा हूँ सबसे कि अगर कोई भी चूज़ कर रहा है, अच्छा है, फील्ड बहुत अच्छा है, आगे आपको अच्छे से एक्सप्लोर करने को चीज़ें मिलेंगी और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर आप देखते हैं, ठीक है? क्योंकि जो लोग हैं, इंडिया के नहीं बाहर के भी आयुर्वेदा को बहुत अपना रहे हैं। ठीक है। बहुत सही। आपने बहुत अच्छी-अच्छी बात कही और काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई क्योंकि मैं लगभग 4 साल से सब चीज़ देख रहा हूँ। मेरे जीजा जी भी बीएमएस डॉक्टर हैं, जयपुर में और मेरी क सिस्टर भी है, बीएमएस है। तो मैं देख पा रहा हूँ मतलब अच्छा स्कोप है, अगर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो तो बीएमएस में डेफिनिटली जा सकते हो बिना सोचे-समझे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही। सो डॉक्टर आबिरल अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी यूट्यूब जर्नी पे क्योंकि मैंने आपका यूट्यूब मतलब उस टाइम देखा था क्योंकि 2018-19 में मैंने एक बार यूट्यूब देखा था तो आपका वीडियो आया था मेरे सजेशन में। और मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट हमारे उसमें 30,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे। अभी तो अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर के अराउंड है। तो आपकी यूट्यूब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या सोच के स्टार्ट करा आपने यूट्यूब? देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। उस समय जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, गिने-चुने कुछ चैनल्स होते थे, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग में मैं ना आप कभी मेरे चैनल में विज़िट करना, मैं पहले जो अपनी वीडियोज़ ना लाइव आके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाता था। खुद भी इससे क्या होता था ना देखो एक ना लय नहीं बन रही थी, ठीक है? जैसे मैंने ड्रॉप लिया, रिज़ल्ट आया, उसके बाद ये होता था कि यार खाली बैठे हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है? कभी-कभी जैसे मन में आता है ना कि यार नहीं-नहीं एक ड्रॉप और लेते हैं, वो सिनेरियो चलते रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुरंत जैसे आपका रिज़ल्ट आ रहा है या ड्रॉप लेने का रिज़ल्ट आया, ठीक है? और जब नहीं हुआ तो तुरंत मैंने बीएमएस का डिसीज़न ले लिया था, यह सारी चीज़ें। एक जो टाइम पीरियड था ना, उस बीच में मैंने सोचा कि एक वक़्त के लिए ये था कि चलो थोड़ा-सा आगे के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, जो-जो गलतियाँ हुई हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो उस समय यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा वो होता था
और मेरे को ये लगता था कि यार कहीं एमसीक्यूज वगैरह और कुछ कुछ जैसे मैं छोटे छोटे लेक्चर्स 5-5 7-7 मिनट्स के ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, मुझे आज भी याद है मैंने सबसे पहले लेक्चर डाला था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में के ऊपर, ठीक है, 5-5 मिनट की वीडियोस डाली थी, तो लोगों को उस समय बहुत पसंद आई थी, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता था बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंटर्स उठा उठा के बच्चों को लिखवा देता था। अब तो फिलहाल बच्चे निकल रहे हैं मुंह से, ठीक है, मतलब जो अपने साथ वाले होते थे उनके लिए मैं लिख देता था और लाइव आके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते थे। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे अभी भी याद है, उसमें मैंने थोड़ा सा ये बताया था, एक एनालाइज वीडियो थी जिसमें मैंने क्या करा था, एक बुक है एमटीजी की, ठीक है, उसमें मैंने पूरा टिक करके बताया था कि कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी, क्योंकि उसमें बच्चों को एक आइडिया लगा था, वो ये कि इस चैप्टर से ये चीजें आती हैं, इस चैप्टर से ये चीजें आती हैं। ऐसे पहले मैंने बायोलॉजी के ऊपर बनाया, ठीक है, और एक पैटर्न उस समय, अब तो देखिए आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, हर जगह पता चल जाता है कौन से चैप्टर से कितना कंटेंट आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, तो मैंने वो वीडियो में पूरा कवर करा था कि जैसे सेल से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से ओवरऑल पूरा ट्रेंड देखा था, सारे क्वेश्चंस वगैरह मैच करे तो लगभग 17-18 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तो वो जब बताई तो लोगों को ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं लैक कर रही थी नॉलेज, और छोटे छोटे लेक्चर्स एनसीईआरटी के पॉइंटर्स बनाए थे। ये लास्ट 30 इयर्स लास्ट 10 ईयर की बुक्स बहुत कम मिल हाँ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो होती तो थी लेकिन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन जो मुझे लगा कि यार ये चीज चलो ट्राई करके देखते हैं, डाल देते हैं, और इवन क्वेश्चन कुदरती पेपर रूप से। मिल जाते थे, पर ये चैप्टर वाइज वाला जो था ना, ये सीन कम था। हाँ, नहीं नहीं, पहले नहीं था, पहले आपको तो बहुत मोटी मोटी बुकें आती थी, सिंपल सारा चीजें उसमें होच पोच पूरा होता था, ठीक है, लेकिन अब तो सारी फैसिलिटीज हैं, अब तो आप कोचिंग नहीं जा रहे तो आपके लिए ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज हैं, एक से एक स्टैटिक्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर आपके पास हैं। आपको पर्टिकुलर क्या कहते हैं किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में भी दिक्कत है तो आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देखेंगे जिसमें सारे स्टैटिक्स बच्चे के पता चल जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता तो था पूरा इसमें। सो अभी जैसे मैंने देखा आपका अनअकैडमी का जो ट्विटर अकाउंट भी है वो बहुत पुराना बना हुआ है, लाइक तुम्हारे 2017-18 से अकाउंट बना हुआ है, तो आपने तीनों 18 चीजें करी, यूट्यूब, अनअकैडमी और बीएमएस। इवन अनअकैडमी में टॉप एडुकेटर तुमने हासिल कर रखा है, मिलियंस में तुम्हारा वॉचिंग टाइम है, तो ये सब चीजें कैसे बैलेंस करिए, और एक बार थोड़ा स्टूडेंट को बताओगे ताकि स्टूडेंट को लगेगा कि हम अपनी हॉबी पे भी काम कर सकते हैं विद अलोंग विद स्टडीज। नहीं नहीं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है ना, देखो एक ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज चूज कर ली और आप एक लिमिटेड, देखो सब बच्चे बीएमएस कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप अनअकैडमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी और जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे, ठीक है, तो जब मैं लगभग मेरा फर्स्ट ईयर का मिड सेशन की बात है, ठीक है, और यूट्यूब भी ठीक ठाक ग्रो हो रहा था, वीडियोस भी उसमें मैं कुछ लेक्चर्स वगैरह भी डालता था, क्योंकि उस समय लेक्चर्स की बहुत डिमांड होती थी। ओके, पहले ये नहीं होता, अब आज की डेट में और बाद में तो ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है क्या क्या चीज चलने लग गई थी, और वो उस समय उससे पहले लेकिन डिमांड बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, आप छोटे छोटे लेक्चर्स देखते थे, अच्छे खासे व्यूज भी आते थे, तो बढ़िया चल रहा था, ठीक है, तो उसको देख के कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी और एक दो और थे जिन्होंने अप्रोच करा, और फिर मैंने ज्वाइन करा था, ठीक है, तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उस समय अनअकैडमी का भी इनिशियल डेज ही थे, ओके, और मैं भी कोई ज्यादा एजेड नहीं था, लगभग 21 साल का होऊंगा मैं लगभग, ओके, और उस समय बिल्कुल सबसे छोटा, ठीक है, एजुकेटर था मैं, और ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी कोई एज नहीं थी, ठीक है, तो जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे बच्चे आएंगे, और आप मानोगे नहीं, सिर्फ 2 बच्चे आए थे उस दिन फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें चलती रही, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि चीजें काफी आगे बढ़ेंगी, ओके, और बहुत बढ़िया जाएगा। साथ में मेरा बीएमएस भी साथ साथ चल रहा था, वो भी उसको भी मैनेज करना होता था, यूट्यूब पे भी मैं डेली वीडियोस तब डालता था, ओके, और सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे मैं साढ़े 7 बजे लगभग मैं निकल जाता था अपने कॉलेज के लिए, बस वगैरह आती थी, ठीक है, तो हॉस्टल से मतलब बस से जाना होता था, शाम को 5:30 बजे लगभग मैं आता था, उसके बाद 6 बजे से मेरा लेक्चर होता था पहला अनअकैडमी में। तो 6 से 7:30 बजे मैं फर्स्ट लेक्चर लेता था। उस मतलब कॉलेज 5:30 बजे आया कॉलेज से, उसके बाद फटाफट जो भी खाना-पीना तो खैर क्या ही होता है, फटाफट कपड़े-वपड़े चेंज करे, छोटा-मोटा बिस्किट्स वगैरह उठाए और 6 बजे से पहला लेक्चर लिया। 6 से डेढ़ घंटे का पहला लेक्चर होता था 7:30 बजे तक, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर होता था 8 बजे से। पहले ये कंप्लीट करा, 8:30 9 दो 8 से 9:30 बजे तक ये लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट होते थे, 10 बज जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा खाना-वाना जो खाया और फिर अपने लग गए बीएमएस की पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। वो कंप्लीट करके रात को फिर मैं वीडियोस बनाता था, ओके।
और लगभग मुझे 3 बज जाते थे रोज सोने में। और ये पूरा स्टार्टिंग तो बहुत हार्ड रही थी, और ऑब्वियस सी बात है, देखो आप किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज मैं समझ सकता हूँ, जो भी जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या कोई भी चीजें कर रहे हैं, इनिशियल डे सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन उसका हमें देखिए अगर हम मेहनत करते जाते हैं ना तो फल बहुत बढ़िया मिलता है। क्योंकि मैं कहता हूँ चीजें अच्छी हुई मेरे लिए भी, बहुत बेहतर हुई, क्योंकि बीएमएस या कोई भी स्टडी तो सब लोग कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं वो लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो एग्जैक्टली। बहुत रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें चलती रहीं, कोविड वगैरह आया, ओके। और जब कोविड वगैरह आया था तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। आपको पता ही है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया ऑनलाइन स्टडीज़ में। और जहाँ मैंने 2 बच्चे पढ़ाए थे, उसके बाद लगभग मेरी क्लास में 1200-1300 बच्चे आने लग गए थे। और लगभग मैंने 5 साल अनअकैडमी में पढ़ाया, और 93% ओवरऑल ओवरऑल रेटिंग विद 5 स्टार जो क्लासेस की रेटिंग होती है, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया गई। कहीं जाते थे बच्चे रिकॉग्नाइज़ करने लगे। और आपको अवार्ड ही मिला था ना एक वो बार, तो हाँ, मैंने बिल्कुल। एक्चुअली इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से मुझे यंगेस्ट बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। और मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे लगभग कम से कम 3 से 4, अनिकेत, आराध्या, मेरे सोशल मीडिया में आप देखना, ठीक है? और महिमा, लगभग ये 3-4 बच्चे, विनय, मैं इनका नाम भी ले दे रहा हूँ, अगर वो देख भी रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना। 360 में से लगभग 350 ये लोग नंबर लेके आए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं वो जो चीज़ें फेस करी, मतलब बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन हाँ, मेरी जो नॉलेज थी, मेरी जो मेहनत थी, अब ये जो सफ़र है, ये अभी तो हम देखो स्टोरी में चीज़ें बता देंगे, लेकिन चीज़ें फेस करना, अपने आप को रोज़-रोज़ मोटिवेट करना बहुत मुश्किल रहा था। बट ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, और आगे भी उम्मीद यही करते हैं कि बढ़िया ही चलता रहेगा, बच्चों को भी पसंद आएँगी सारी चीज़ें। ज और जैसे कि आविरल, आपने अभी तुमने ऑफलाइन सेंटर भी अपना खोल रखा है, रुद्र अकेडमी। हाँ, बिल्कुल, अभी इसी साल इसी ईयर ही मैंने अपना जो भी ऑनलाइन था बहुत छोड़ के अपना ऑफलाइन सेंटर खोला, और मेरे साथ आईआईटियंस हैं, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो आईआईटी हैदराबाद से हैं सर। तो हम लोगों ने कोलैब करके एक इंस्टीट्यूट खोला, और टच वुड लग अब हमारा इनिशियल फर्स्ट ईयर ही है। लेकिन यही है कि देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ाए हैं लोगों को ऑनलाइन में, ऑनलाइन ऑब्वियस सी बात है, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको नहीं पता कि आपके पड़ोसी आपको देख रहा होगा। तो वही, जब हमने थोड़ा बहुत प्रमोशन करा, तो लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन तो आजकल सभी हैं, तो उन्होंने पहचाना, तो वो लोग आए। ऑलमोस्ट अभी हम 3 महीने ही हुए हैं, और नीट के लिए लगभग 50 प्लस स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर में एनरोल कर चुके हैं, जो कि वही। हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। सही बात है। एक सिटी के 50 बच्चे होना बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत ऑनलाइन तो बहुत बड़ी, बहुत बात। और जैसे कि मुझे पता है, हल्द्वानी आपके आस-पास ही है, और वहाँ सौरभ जोशी ब्लॉगर हैं। वो टॉप ब्लॉगर हैं, आप टॉप एडुकेटर हैं, दोनों आस-पास ही, मतलब अ, अलग ही प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारा रुद्रपुर और नहीं, नहीं, हल्द्वानी। नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही है, हमारे थोड़े से ही थोड़ी दूर रहते हैं, लगभग 20 मिनट का रास्ता होगा, रुद्रपुर टू हल्द्वानी। तो काफ़ी यही है कि यार चीज़ें देखो, वो भी आप उनसे भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल से 22-23 साल के हैं, और इंडिया के टॉप ब्लॉगर हैं, और इंडिया का बहुत अच्छा, बिल्कुल। और अर्निंग तो आप छोड़ ही दीजिए यार, टॉप ब्लॉगर हैं, करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी मैच्योरिटी आना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए टॉप। लोग उन्हें भी रोस्ट करते हैं। सारी मेहनत ये है, उन्होंने लॉकडाउन वगैरह में बहुत मेहनत करी। पहले वही, वो वही। स्केच वाला यूट्यूब चैनल चलाते थे, फिर हाँ, उन्होंने हाँ, बिल्कुल। ब्लॉगिंग पे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। उनके स्ट्रगल फेज़ में उनको पता होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, क्या चीज़ें आज आज तो हम उनका बिल्कुल स्टारडम देख रहे हैं सारी चीज़ें। सही बात। लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत करी है वो जानते हैं, और वो डिज़र्व करते हैं भाई। हम लोग कहते हैं ना, जैसे लोग उन्हें रोस्ट करते हैं, किसी को भी लोग रोस्ट करते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि यार वो जो वहाँ तक जो इंसान पहुँचा होगा, उससे पूछो उसने कितनी मेहनत करी है। और हम लोग 2 मिनट नहीं लगाते किसी की मज़ाक उड़ाने में, सारी सही। चीज़ें हैं। तो लास्ट मैसेज जो मैं यही देना चाहूँगा कि यार आप जो भी कर रहे हैं बढ़िया से करिए, ठीक है? मेहनत कीजिए, और साइड हसल लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है? 9 से 5 हर कोई मेहनत करता है, उसके बाद आप क्या करते हैं लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे से कीजिए, जो भी जिस फ़ील्ड में जा रहे हैं, 22 लाख बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है सबका सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है? लेकिन अपने अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, ठीक है? कुछ करने का जो चाह है, वो कभी नहीं खत्म करनी चाहिए, और लगे रहना चाहिए। हुँ, हाँ, तो आविरल, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट हम ज़रूर करेंगे आपके साथ। और जब तक के बिल्कुल। लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक यू, थैंक यू।